नमस्कार, वार्म ग्रीटिंग्स। क्या आपको पैंडेमिक के दिन याद हैं? पैंडेमिक ने सिर्फ हमारे फेफड़ों पर ही असर नहीं किया, बट बहुत सारी और चीज़ों पर। सब खाना घर पे, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल की क्लासेस भी घर पे, इवन एक्सरसाइजेस भी लैपटॉप पर ही हो रही थी। लोग रेसिपीज देख रहे थे, खाना बना रहे थे, बेड पर लेटकर काम कर रहे थे। तो इससे हमारी बैक और स्पाइन पर बहुत बुरा असर पड़ा और वो रिजल्ट्स अब हम देख रहे हैं। इतने सारे यंग पेशेंट्स आ रहे हैं नेक पेन्स लेकर, बैक एक्स लेकर, और वो काफ़ी कुछ इंटरवेंशंस के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही हैं। तो आज हम बैठे हैं उजाला सिग्नस हॉस्पिटल्स के कॉर्पोरेट ऑफिस में और हमने सोचा किसी एक्सपर्ट से ही समझें कि ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं कि ये बैक एक का जो नया पैंडेमिक है सिर्फ बूढ़ों में नहीं, जवान लोगों में और बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। तो स्पाइन हेल्थ क्या होती है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए और उसको हम कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास हैं बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर MR जुल्फी, जो स्पेशली आज हमसे बात करने आए हैं इस 1mg के प्लेटफॉर्म पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जुल्फी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ। थैंक यू डॉक्टर बजाज, इट इज़ माई प्लेजर। तो सबसे पहले डॉक्टर जुल्फी ये बात बताइए कि ये यंगस्टर्स में और बच्चों में क्यों अब इतना ज़्यादा हो गया है ये बैक एक, जो हम पहले तो बिल्कुल भी नहीं देखते थे। अगर किसी को पीठ में दर्द होता था तो बल्कि उसको बोला जाता था कि उम्र बढ़ रही है आपकी, बूढ़े हो रहे हो। बट अब इतने सारे यंगस्टर्स और बच्चे क्यों आ रहे हैं बैक एक लेकर हमारे पास? हाँ डॉक्टर बजाज, आपका ये सोचना सही है कि आजकल ये जो चीज़ हो रही है कि जो चीज़ें पहले बुज़ुर्गों में होती थी, बुढ़ों में होती थी, आज वही चीज़ें बूढ़े कम बोलते हैं और हमारे जो नौजवान हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं। इसका एक रीज़न है जो पैंडमिक ने एक नया सिनेरियो क्रिएट किया कि वर्क फ्रॉम होम, लर्निंग फ्रॉम होम, मतलब हर कोई चीज़ अब घर से ही हो रही है। इवन एक्सरसाइज फ्रॉम होम, जो कि कुछ हद तक सही है। मतलब अगर ऐसा होता है कि हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, हम अपनी लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरा परसेप्शन है, ये कहीं तो एडवांटेज है इसके, बट कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेज ये है कि क्या जब आप लैपटॉप घर पे यूज़ करते हो आपका पोस्चर कैसा है, आप जब लैपटॉप यूज़ करते हो आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कितना है, क्या एक बच्चा जो 6 से 8 साल की उम्र का है क्या उसका स्क्रीन टाइम उतना हो सकता है जो एक अडल्ट का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब ये आपस में मिलती हैं, ये इस तरह से आपको धीरे धीरे एक सिलो मात्रा में इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है कि आपको तब तक रियलाइज़ नहीं होता है कि जब तक आपकी प्रॉब्लम जो है जो बायोमैकेनिकल से स्ट्रक्चरल हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी प्रॉब्लम हमेशा बायोमैकेनिकल और यू कैन से मैकेनिकल जो ऑरिजिन में होती है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेन हो गया, उनको थोड़ी सी स्टिफनेस फील हुई, नेक में थोड़ा सा एक हुआ सुबह उठने में, उन्होंने उसको भी थोड़ा सा लिंगर ऑन कर लिया। लेकिन जो उनका जो लाइफस्टाइल बन गया आजकल के पैंडमिक की वजह से, या ओवरऑल भी मैंने देखा है कि जितने भी हमारे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि बैंक्स में काम करते हैं, IT सेक्टर में है, उनका भी हमेशा मैंने देखा है दे हैव अ प्रॉब्लम कि दे फील कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी एक्टिविटी है। वो ये नहीं समझते हैं कि फिजिकल एक्सर्शन अलग चीज़ है, फिजिकल एक्टिविटी अलग चीज़ है। मतलब मेरा काम, मेरा पेशेंट को देखना सुबह से शाम तक, वो मेरा एक फिजिकल एक्सर्शन है। मैं 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाल रहा हूँ, वो मेरी एक्टिविटी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे लोग हैं इनको हमेशा, अगर ये 8 घंटे का काम करते हैं, एक रिसर्च भी आया था, उनको मिनिमम 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और अगर 12 घंटे का काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। वैसे हमें बच्चों पे भी फोकस करना है कि वो हर कोई काम लैपटॉप से ना करें, मोबाइल से ना करें। अगर उनकी मोबाइल यूसेज ज़्यादा है कहीं वो कम कर लो, या अगर उनकी लैपटॉप से ही, आजकल टीचर्स का भी यही है कि उनको होमवर्क भी वहीं दे रहे हो, उनको हर चीज़ आप थ्रू लैपटॉप ही दे रहे हो। और हम बच्चों को डांटते भी हैं कि आप लैपटॉप पे क्यों बैठे हैं। अब तो जब हम खुद ही इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में,
तो ऑटोमेटिकली इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी कम हो रही है, वो डिक्लाइन पे है, हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं और हम कहीं ना कहीं, अभी तो ये आप देखिए इनिशियली हम बहुत कम देख रहे हैं, हम कुछ एक्यूट कोई सब एक्यूट प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अब तो मैंने क्रॉनिक बैक एक्स भी बहुत देखी हैं और बहुत ही नेक इश्यूज देखे हैं आजकल, मतलब जो बूढ़ों में होते थे वो अब यंगस्टर्स में और बच्चों में हो रहे हैं। डेफिनेटली डॉक्टर जुल्फी, और मुझे लगता है कि सिर्फ ये नहीं है कि ये वर्क फ्रॉम होम का कारण सिर्फ बैक ही है या सिर्फ लंग्स ही हैं। एज अ फिजिशियन, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स, तो बहुत सारा ना जनरल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम रहे, आपकी जैसे आपने बताया एक्सरसाइज कम हो गई, सब कुछ घर से, सब कुछ लैपटॉप से, ओबेसिटी बढ़ने लगी है बहुत। ओबेसिटी से डायबिटीज़ बहुत प्रेवलेंस बढ़ गया है, डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथिक पेन्स हो रही हैं, बाहर बिल्कुल जा ही नहीं रहे हैं लोग, तो विटामिन डी बनेगा कैसे, एंड दे आर नॉट इवन अवेयर। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये न्यूरोपैथिक पेन्स, ओबेसिटी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, पॉस्चरल इश्यूज, बायोमैकेनिकल इश्यूज, ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम सुन के तो लोग घबरा जाएंगे ना कि अरे ये क्या हो रहा है, तो सिर्फ छोटा सा पीठ दर्द था और ये डॉक्टर साहब क्या क्या बोलने लगे। तो इसका मेन इलाज आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो खुद, आपके तो हाथों में शफा है, आपको तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है नहीं, तो क्या लगता है आपका इसका मेन इलाज क्या होगा? मैं ना एक्चुअली मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं, और हमेशा मैंने देखा है पहले यहाँ पे ना एक जो बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंट्स में भी, कभी कभार वो इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं, कोई एक शेक है चलो खुद से देख लेंगे, लेकिन जहाँ से 3 हफ्ते से ज़्यादा या उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम अब परसिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास आते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं, पहला ही काम मतलब उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब कुछ मैजिक कर दीजिए। तो मेरा हमेशा ये होता है यार, मैजिक ऐसे नहीं होता है। मैजिक होता है कि पहले मैं आपको एक अच्छी तरह से असेस करूं, मैं डिटेल में असेस करके ही आपकी जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है या आपकी जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसको देख के ही डिटेल में बता सकता हूं कि मैं मैजिक अब कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। यस, ऐसा हो सकता है, अगर ये मैकेनिकल तक ही है तो हम कर सकते हैं, बट समटाइम्स इट इज़ मोर स्ट्रक्चरल। कहीं डिस्क हर्निएशन भी हुई है, कोई उस तरह का और प्रॉब्लम भी हुआ है, डॉक्टर साहब ये तो पहली बारी तो जब मैं आपके पास आई थी मुझे तो इतना टाइम नहीं लगा था ठीक होने में, आज ऐसा क्यों हो रहा है? यार अब आपके मसल्स नहीं वर्क कर रहे हैं, वो एक्टिवेशन में नहीं है, आपकी तरह तरह की आपने प्रॉब्लम को बिल्डअप किया है। तो मेरा ये जानना है कि मतलब कहीं ना कहीं एक फिजियोथेरेपिस्ट 2 तरह से लोगों को ठीक कर सकता है, जो ये बैक प्रॉब्लम्स है, नेक प्रॉब्लम्स है। एक हमारे कुछ पैसिव अप्रोचेस होते हैं, जहां आजकल बहुत ही हाईली टेक्निकल हमारी कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती है, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, वी डू सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस, एंड हमारे पास बहुत तरह की एक वैरायटी है। मतलब मैं 8 से 10 तरह की वैरायटीज पेशेंट पे चेक करता हूँ, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक अलग सा रेस्पॉन्ड होता है टेक्निक को लेके। कोई इस टेक्निक में रेस्पॉन्ड करता है, कोई किसी में करता है। देन अगेन माई एम इज टू पुट देम मोर इनटू एक्टिव एक्सरसाइज, एक्टिव फिजियोथेरेपी, दैट इज एरोबिक्स हो गया। जैसे आप कह रहे थे कि आजकल लंग्स भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं लोगों का एंड्योरेंस लेवल बहुत डिक्लाइन हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एंड्योरेंस लेवल है वो भी इंप्रूव साथ में हो जाए, उनकी जो मसल्स काफ़ी टाइम से वर्क नहीं कर रही हैं, जो वीक हुई हैं या वेस्टिंग में चली गई हैं, वो फिर से एक्टिवेट हो जाएं। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा फोकस आजकल के टाइम में 75% एक्टिव फिजियोथेरेपी पे रहता है और 25 मेरा पैसिव पे रहता है, और मैंने उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी लोगों में देखे हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्पाइन प्रॉब्लम्स एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ बॉडी प्रॉब्लम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट योर स्पाइन और योर बैक जो अफेक्टेड है। तो उजाला सिग्नस ऑफ कोर्स इंडिया के सबसे ज़्यादा स्पाइन सेंटर्स चलाता है। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने हाथों से तुरंत जादू कर देंगे। दे विल चेक यू, वो देखेंगे आपके अंदर कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई नर्व प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जिनके बारे में हम अभी और जानेंगे डॉक्टर जुल्फी से भी और बात करेंगे कि क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के अंदर जो एज बैकएक प्रेजेंट कर सकती हैं। बट ऑब्वियसली 8 आउट ऑफ 10 लोगों को फिजियोथेरेपी से बहुत आराम मिलेगा, बट अलाउ द डॉक्टर्स टू जज कि किसको फिजियोथेरेपी चाहिए, किस तरह की चाहिए, पैसिव चाहिए, एक्टिव चाहिए, और कितना टाइम लगेगा। सो बिल्ड अ लिटिल ट्रस्ट, थोड़ा सा आराम से टाइम दीजिए डॉक्टर साहब को कि आपको वो ठीक कर सकें, थोड़ा आपको जज कर सकें। जाते ही
ये मत सोचिए कि बस गए और अब तो हमारा फिजियोथेरेपी सेशन हो गया, 40 मिनट हो गए, अभी तक तो आराम आया नहीं, ऐसा नहीं होता है, टेक सम टाइम। सो डॉक्टर साहब, जब वो फिजियोथेरेपी आप एडवाइस करते हैं आफ्टर जजिंग ऑल द फैक्टर्स कि भाई ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये विटामिन डी की गोली खानी पहले ज़रूरी है, या पहले आपको अपना शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है, या पहले वज़न कम करना ज़रूरी है, तो कितने लोग रेगुलर फिजियोथेरेपी पर आते हैं और जो नहीं आते हैं वो क्यों नहीं आते हैं? सो डॉक्टर बजाज, आपका जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं कहता हूँ कि इस पे तो मुझे बहुत फोकस करना चाहिए। मैंने मेजरली देखा है कि जो पेशेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका ये डिटरमाइन करना कि मुझे फिजियोथेरेपी के लिए आना है कि नहीं आना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके फिजिकल थेरेपिस्ट पे। सपोज जिस टाइम मैं पेशेंट की असेसमेंट करता हूँ, एग्जामिनेशन करता हूँ, अगर मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ, मैं उसकी फेथ, उसके ट्रस्ट को मैं अटेन कर सकता हूँ, तो समझ लीजिए कि मैजिक शुरू हो गया। क्योंकि फेथ जो होती है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मैजिक। अगर मैंने पेशेंट को कन्विंस नहीं किया, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर मेरी कन्विंसिंग अच्छी है, मेरा पेशेंट 90 to 90% अपनी जो है फिजियोथेरेपी जिस तरह से मैं उसको एडवाइस करता हूँ वो उसको फॉलो करता है। और मैंने क्या देखा है कि जो आपको पेशेंट की अगर फ्रीक्वेंसी को आपने कंसिस्टेंट रखना है, इसको आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आप कभी भी फिजियोथेरेपी में पेशेंट को बोलेंगे कि नहीं आपने 1 महीना आना है और 30 सेशन आना है, वो कभी पॉसिबल नहीं है। आजकल के टाइम में आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपके पास वो है टाइम। देयर इज़ अ वैल्यू फॉर टाइम। तो अगर आप इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर करते हैं, आप पेशेंट को 3 बारी हफ्ते में बुलाते हैं, 2 बारी बुलाते हैं, और बुलाना ज़रूरी है क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट जो है आपका वो टाइम से आता है। आपका रिज़ल्ट कभी भी आप ऐसे नहीं हो सकता, आपका ग्राफ जो है वो ऐसे होता है। जब भी आप उसको 6 हफ्ते, आप 15 सेशन या 10 सेशन के लिए बुलाते हो, एक तो उसके जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो कम हो जाते हैं, सेकंड टाइम मैनेजमेंट भी उसका सही बैठ जाता है, एंड थर्ड उसकी जो रिकवरी है जो मसल की है, मसल जब वीक होता है ये सिर्फ 7 to 10 डेज में वीक हो जाता है। लेकिन जब आप उसको स्ट्रेंथन करते हो, कम से कम आपको 6 से 8 हफ्ते लगते हैं इसको स्ट्रेंथन करने में। और मेरा हमेशा ये फोकस रहता है कि मैं सिर्फ पेन पे ही फोकस ना करूं, मैं पेन के साथ उसकी जो मोबिलिटी जो अफेक्ट हो रही है या जो उसकी स्ट्रेंथ अफेक्ट हो रही है, एंड अल्टीमेटली जो उसके फंक्शंस हैं, जो वो बैठ के खड़ा होता था पेन के बगैर, आज उसको उसमें पेन हो रही है, जो वो झुकता था, वजन उठाता था, आज वो नहीं उठा पा रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कहीं भी मेरा पेशेंट उसके फंक्शंस और कन्फाइन हो जाए और वो बेचारा बेड रिडन हो जाए, क्योंकि वो एक ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल थी कि बैक पेन है, आप इसको पेशेंट को लिटा दो, 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वो ठीक तो होता था पेन से, लेकिन उसके मसल्स जो है वो वीक होते थे, मसल्स वेस्टिंग में चले जाते थे, और वो बंदा कभी भी अपने आप उस नॉर्मल फंक्शन में नहीं आता था। बिल्कुल। और हमने भी अपने स्पाइन सेंटर्स पे देखा कि ये सबके ना रीजंस भी अलग अलग होते हैं। देखिए, जब बच्चे आते हैं तो उनका स्कूल है कि स्कूल की छुट्टी जी, अब एग्ज़ाम आ गए, अब हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो कुछ कुछ रीजंस ऐसे आते रहते हैं। यंगस्टर्स का ऑफ कोर्स मेन रीज़न वही है, जॉब इज़ टू इम्पोर्टेंट, हमें तो काम पे जाना है जी, हम कैसे छुट्टी लें, कैसे आएँ। मे बी वी कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग लाइक इवनिंग सेशंस ज़्यादा रख लें, या थोड़ा लेट हम लोग अपना सैक्रिफाइस करके सेंटर्स अपने लेट चलाएं। और बूढ़े लोगों का मेन प्रॉब्लम डेफिनेटली वही है कि दे आर डिपेंडेंट कि भाई बेटा छुट्टी नहीं लेता है, क्या करें जी, हम घर बैठे हैं, कैब नहीं मिलती है। और कुछ लोग जैसे हम लोगों के जो फिजिशियन प्रैक्टिस में एक आपने टैबलेट दिया पेन किलर का, उससे वो पेन रिलीफ हो गया, तो कहते हैं अब तो पेन तो नहीं है, अब क्या करानी फिजियोथेरेपी। तो वो ही है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो रेगुलर तो प्रिवेंटिव एक्सरसाइज तो छोड़िए, जब प्रॉब्लम है तब भी नहीं करना चाहते हैं 2-3 दिन से ज़्यादा। और क्या क्या आप स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि विल वर्क, कि वो लोग आपको रेगुलर मिलते रहें, अपना प्रिवेंटिव काम कराते रहें, मसल स्ट्रेंथनिंग करते रहें? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं मसल वीक तो हो गया 7 दिन में, अब उसको 7 हफ्ते चाहिए वापस स्ट्रेंथन होने के लिए। तो 7 हफ्ते रेगुलर फिजियोथेरेपी पर आना इज अ टफ जॉब, राइट? 7 वीक्स कुछ भी करना टफ है। सो हाउ डू वी कन्विंस देम कि वो लोग रेगुलर आएं? कैसा हम कम्युनिकेशन करें उनके साथ? मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है पेशेंट के साथ। और मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपी में ना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है फिजियोथेरेपी में कि आपके जो इंटरेक्शन पेशेंट के साथ रहती है वो मेरे ख्याल से दूसरे प्रोफेशनल्स में
उतनी नहीं रहती है जितनी फिजियोथेरेपी में रहती है। हमारी इंटरेक्शन, सपोज मेरी कंसल्टेशन 45 मिनट टू 1 आवर है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे मैं पेशेंट को अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी। समटाइम्स आई जस्ट ट्राई टू, मैं उसके सोशल्स भी लिमिटेशंस देखूँ कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर मैं उसको इस तरह से बुलाऊँ। एंड सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने पेशेंट के रेस्पेक्ट को वैल्यू करना है। जैसे आपने कहा अडल्ट्स हैं, वो बेचारे काम कर रहे हैं एंड उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम पे भी जाएं और उनके लिए ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट भी करें। तो उसके लिए हमें भी अपना स्ट्रेच कहीं नहीं करना है, उनको हमने एडजस्ट करना है, मे बी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में या आपके इवनिंग शिफ्ट्स में। तो वो हमने हमारी तरफ से वो हमने एक इनिशिएटिव लेना है। एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप पेशेंट को बुलाते हो, आप पहले सेशन के लिए बुलाते हो, आपका सेशन ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट वाह बोले। मतलब पेशेंट को आपने जो उसके ट्रस्ट को अर्न करना है, वो कंसल्टेशन के बाद आपका पहला सेशन है। अगर उसका सेशन आपने पूरा 1 आवर का उस तरह से किया कि उसको 70 to 80% पहले ही सेशन में रिलीफ आ रहा है और आपने उसको साथ साथ में एजुकेट किया कि आगे और क्या हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि पेशेंट के लिए कोई भी मुश्किल है कि वो जितना अपने वेल्थ मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहा है वो उससे ज़्यादा हेल्थ मैनेजमेंट पे ध्यान देगा। एंड आई बिलीव हेल्थ मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी अगर हेल्थ सही है, आपकी सेहत ठीक है, आपका वेल्थ मैनेजमेंट भी सही है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आपस में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इन दोनों का। और हमें जो बेस्ट ह्यूमन इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है कि वो हमें हमेशा अपनी हेल्थ की ओर देनी है, लेकिन आप पे 80% डिपेंड करता है, पेशेंट पे इनिशियली 20% डिपेंड करता है। लेकिन जिस टाइम आपने पेशेंट का कॉन्फिडेंस विन किया, देन 80% रेस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट ही लेता है और जो लेना है उसको अल्टीमेटली। इफ़ यू आर ए गुड फिजिकल थेरेपिस्ट और ए गुड फिजिशियन, आपका हमेशा काम है कि पेशेंट को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं और वो 80% रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, तो जाके वो घर में भी एक्सरसाइज कर सकता है, वो आपके प्रिकॉशन फॉलो कर सकता है। और जब तक वो प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करें, वो आपके जितने भी आपने उसको एडवाइजेस दिए उनको फॉलो नहीं करें, तो आप 100% रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। Absolutely, as they say, first impression is the last impression, and of course health is wealth. बट उस हेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करके रखना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो चीज़ें दूर होती हैं वो हम उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं उनको ना, पास बिल्कुल सामने वाली इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। अब हमारे पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको पता है कि रसगुल्ला खाने से मेरे को 3 दिन बाद प्रॉब्लम होगा या 2 महीने बाद कुछ होगा या 20 साल बाद मेरी आईज पे असर आएगा। बट टेस्ट तो रसगुल्ले का भी है ना, तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तो बोले चलो अभी तो खा लेते हैं, 20 साल बाद जो होगा देखी जाएगी। सो ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस हम लोगों को समझ ही नहीं आते हैं ना, बिकॉज हेल्थ तो अभी दिखता है कि अभी 500 रुपये देना पड़ रहा है जी। तो ये बड़ी एक इश्यूज़ हैं मेरे ख्याल से। कम्युनिकेशन इज़ वेरी की, और जैसा आपने कहा फर्स्ट इंप्रेशन आर लास्ट इंप्रेशन, सो ऑल द डॉक्टर्स सीइंग द वीडियोज़, बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो इंडियन ट्रेडिशनल विजडम हैज़ ऑलवेज प्रमोटेड हेल्थ, योगा एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट था इंडियन कल्चर का, वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है योगा कितना पावरफुल है या कितना यूजफुल है बैक एक और स्पाइन हेल्थ को कंट्रीब्यूशन में? मेरा जो योगा के बारे में कहना है, मैं इससे बहुत सहमत हूँ कि योगा जो हमारी जो एक टूल है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन योगा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने ये जानना है कि योगा कब करना है और किस कंडीशन में कैसे करना है। तो जो ऑब्जर्वेशन योगा में होनी चाहिए, या जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो योगा के, वो इस तरह के होने चाहिए कि उनकी कोई इस तरह की डिग्री हो या इस तरह का कोई ऐसा नॉलेज हो जो बॉडी की एनाटॉमी को समझे, जो बॉडी की बायोमैकेनिक्स को समझे, और जिनको ये समझ आए कि जो छोटी मोटी वेरिएशंस होती हैं हमारे पोस्चर में, उनको किस तरह से देखा जाए। क्योंकि जब तक आप योगा इज़ अ ट्रीटमेंट, योगा में जब तक आप एक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये बैक एक क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आप योगा एक्सरसाइज नहीं देख सकते हो। सपोज़ मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसा जॉइंट डिसफंक्शन है, उसमें सबसे पहले हमें उस डिसफंक्शन को हमने करेक्ट करना है, हमने ठीक करना है, उसके बाद योगा की एक्सरसाइज हेल्पफुल है। अगर डिसफंक्शन में हमने एक्सरसाइज की, पेशेंट हमेशा कहता है डॉक्टर साहब मेरे को तो पेन था, वो 10 में से 3 था, लेकिन जब मैंने योगा किया वो 10 में से 10 हो गया। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स हम फिर कहते हैं नहीं ये तो योगा ठीक चीज़ नहीं है।
बट मेरा अपना मानना है अगर योगा को अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया जाए, योगा का उपयोग सही तरह से किया जाए, तो आपकी मेजर जो प्रॉब्लम्स है स्पाइन को लेके, नेक को लेके, वो आप विदिन आप डेज रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें एक अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, एक अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन योगा सुनकर जैसा आपने कहा बड़ा लगता है कि क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, और जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो कोई आप हमें ऐसी एक्सरसाइजेज बताइए जो लोग ऑफिस में बैठे बैठे, अब जैसे मैं सारा दिन क्लिनिक पे बैठा हूँ या ऑफिस में बैठा हूँ, पेशेंट्स देख रहा हूँ, कुछ जो मैं बैठे बैठे कर सकूं यहीं पर चेयर पर, तो कुछ ऐसा अगर हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे तो आई एम श्योर दे विल बी बेनिफिटेड ग्रेटली। सो मैं आज आपको 6 तरह की एक्सरसाइज बताऊंगा। मेजरली ये वो लोग कर सकते हैं जो ज़्यादा चेयर बाउंड होते हैं या जो डेस्क पे ज़्यादा काम करते हैं, या स्कूल गोइंग किड्स भी ये स्ट्रेचेस कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रेच आपका सिंपल है, आपने अपनी कमर को स्ट्रेट रखना है कुर्सी पे ही, और आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे कि दोनों पाम एक दूसरे के साथ हों, और नीचे से लेके इसको ऊपर उठाना है, और जहाँ तक इसको आप उठा सकते हो विदाउट बेंडिंग योर बैक आप उठाइए। जहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है वहाँ पे 20 सेकंड रोक के इसको 3 से 5 बारी कर सकते हैं। ये आपकी पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2, आपने अपने हाथ को अपने हिप के नीचे, अपने बटक के नीचे रखना है, और इस हाथ से आपने यहाँ से इसको अप्रोच करना है। आपका जो मिडिल फिंगर है वो आपके कान को टच करें, और विदाउट बेंडिंग योर स्पाइन यू नीड टू बेंड योर नेक। दिस इज नेक टिल्ट एक्सरसाइज। फील द स्ट्रेच, होल्ड फॉर 15 to 20 seconds, do it 5 times and repeat same on the opposite side. एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपने अपनी लेग को पूरा खींचना है अपनी ओर, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, और उसके बाद रिलैक्स करना है 5 बारी इसमें और 5 बारी इसमें, और अगर इसको आप अल्टरनेट करते हैं तो ज़्यादा फायदा है। एक्सरसाइज नंबर 4, आप अपनी लेग को अपने अपोजिट नी पे रखिए, इसको नीचे दबाइए और अपने बैक को थोड़ा सा आगे लाइए। आपको एक अच्छा सा पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच फील होगा। जब तक स्ट्रेच फील नहीं होता है तब तक आप बेंड करेंगे आगे, होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड, रिलैक्स करेंगे 5 दफ़ा यहाँ पे और 5 दफ़ा यहाँ पे। एक्सरसाइज नंबर 5, आप अपने लेग को स्ट्रेच करेंगे। ये हैमस्ट्रिंग का बहुत ही सिंपल स्ट्रेच है, आपकी चेयर पे कर सकते हैं आराम से, और कोशिश करेंगे अपने हाथ को अपने फुट टोज पे टच करने के लिए, और 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे, अच्छा स्ट्रेच फील करके रिलैक्स करेंगे 5 दफ़ा इस पे, 5 दफ़ा इस पे। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच आपके लिए, आप अपने हाथ को यहाँ रखेंगे अपने बेली पे, और इस हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पूरा अपने आप को स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड, रिलैक्स करेंगे, और यही चीज़ आप अपोजिट साइड करेंगे। तो अगर ये आप 6 स्ट्रेच करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा नेक पेन और बैक पेन में हो सकता है, और बाकी स्ट्रेच के लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुल्फी, बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर आए। बट ये सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, वील टॉक अबाउट मोर एक्सरसाइजेज, काफ़ी सारी और डिटेल में बात करेंगे, एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट सम रेड फ्लैग्स कि कब ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, कब आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, या कब किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाना है, या कब किसी स्पाइन सर्जन के पास जाना है। ऐसा ना हो कि आपके अंदर कुछ और कंडीशन चल रही है और ये एक्सरसाइजेज करके हम घर ही पर अपने आप को और बिगाड़ते रहें। सो गोइंग टू अ डॉक्टर इन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, कोई भी टिप्पणियाँ हो, ऑब्जर्वेशंस हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड वील ट्राई एंड कम बैक एंड आंसर द क्वेश्चंस टुगेदर as soon as possible. Have a good day.